सब भाई बातें बंद। क्या हो गया? इतनी क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे भी बताओ क्या हो गया? ज़्यादा पढ़ लिया? देखो आज कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा कि भाई अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बनने की हमने स्टार्टिंग देखी कि ऐसा क्या हुआ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बना। हमने देखा कि जो लैप्लास की नेबुलर थ्योरी थी उसके हिसाब से जब हमारा अर्थ और बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बने, उसके साथ साथ धीरे धीरे जब उनकी कूलिंग होने लगी तो थोड़ी बहुत जो है अर्थ के इनिशियल स्टेज में हमारे पास कौन सी गैसेस मौजूद थी? हीलियम और हाइड्रोजन। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन जो है कंपैरेटिवली वेरी लाइट गैसेस, और अर्थ की ग्रेविटी अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर दिया। उसके साथ साथ क्या हो रहा था? उसके साथ साथ बहुत सारे फिनोमिना अर्थ पे आपको देखने को मिल रहे थे, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस। बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस जब हो रही थी और उसमें से बहुत सारा मटेरियल जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था। फॉर एग्जांपल बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे वाटर वेपर। गैसेस में कौन कौन सी गैस मैंने आपको नाम लिखवाया? आर्गन, नाइट्रोजन लिखवाया, आर्गन, नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि भाई इतना सारा वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में आ रहा था, धीरे धीरे करके उसकी कूलिंग होने लगी और क्लाउड की फॉर्मेशन हुई। क्लाउड की फॉर्मेशन हुई और ओवर द ईयर्स बहुत सारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एटमॉस्फेयर में थी, ठीक है, वो वॉश अवे होके आपके कहाँ चली गई? ओशंस में। फिर मैंने क्या कहा कि भाई स्टार्टिंग के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, और ऑक्सीजन थोड़ी देर के बाद आपके ओशन बेड में जो साइनोबैक्टीरिया थे उनकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन आपको अर्थ पे देखने को मिली, है ना? ये बात हुई थी। अभी एक प्रीलिम्स का MCQ आता है, उसमें ऐसी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ उस टाइम ऑक्सीजन थी नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम थी कि नहीं थी, ठीक है, आर्गन थी, नाइट्रोजन था कि नहीं था, हीलियम और हाइड्रोजन थी कि नहीं थी, है ना? 4-5 साल पहले एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कौन सी गैसेज थी जो मौजूद थी अर्थ के सरफेस पे? तो आपको क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, फिर आप NCERT को अच्छे से नहीं पढ़ते हो और फिर आप आगे पीछे दूसरी मेरे को कोई अच्छी बुक दिखा दो जहाँ से मेरे को आंसर आ जाए, ठीक है, आप NCERT स्किप करते हो। सबसे बड़ी गलती क्या होगी? आप NCERT स्किप करोगे, आपको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये तो काम की नहीं है, ये इसमें से क्या ही कोई पूछ लेगा, है ना? लेकिन वहाँ से सवाल बनता है ना? वहाँ से हम आगे बढ़े, फिर हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर और उसकी अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं, है ना? एटमॉस्फेयर की अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं, तो सबसे नीचे हमने क्या देखा कि कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर, है ना? पर हमने देखा कि जो ट्रोपोस्फेयर है हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द अर्थ सरफेस, पर वो किसी जगह पे ज़्यादा उसकी लेंथ है और किसी जगह पे उसकी लेंथ जो है वो कम है ना? उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी? इक्वेटर पे। और उसकी लेंथ सबसे कम कहाँ थी? पोल्स पे। ऐसा होने का क्या कारण था? ग्रेविटी थी, और उसकी वजह से आप कुछ क्लाउड की फॉर्मेशन के बारे में बताया था क्या, कि इक्वेटर पे आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और वो ज़्यादा हाइट तक चले जाते हैं, जबकि पोलार एरिया में आपका क्लाउड की उतनी फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है और जो ट्रोपोपॉज है उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम है ना? वहाँ से निकल के हम ऊपर की तरफ गए तो ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आ रही थी? स्ट्रेटोस्फेयर, है ना? और स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या खास चीज़ देखी? एक तो ओजोन है, और उसमें टेम्परेचर हाइट के साथ जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर है ना? वो आपकी UV रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, सारी सोलर एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसकी वजह से वो एरिया जो है आपका कंपैरेटिवली गर्म रहेगा, है ना? स्ट्रेटोस्फेयर से आप जैसे ही ऊपर पहुंचोगे तो नेक्स्ट लेयर कौन सी आ रही थी? मीजोस्फेयर। और उस लेयर के बारे में क्या खास बात थी? कोल्डेस्ट लेयर है, और टेम्परेचर वापस से आप हाइट के साथ ऊपर बढ़ोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना? मीजोस्फेयर से आप ऊपर की तरफ चलोगे तो कौन सी लेयर आ रही थी? थर्मोस्फेयर। और उसके अंदर एक लेयर होती है आयनोस्फेयर, है ना? ठीक है, क्या खास बात थी उस लेयर की? प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जो गैस है वो आयनिक फॉर्म में होती हैं। ठीक है। और हमने क्या देखा? ये खत्म होने के बाद लास्ट में जब हम जा रहे थे हमने देखा एक फिनोमेना जिसको बोलते थे ऑरोरा, है ना? ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना? उसमें क्या हो रहा था? हाँ, पोल्स पे ज़्यादा दिखता है। आयन की जो आयन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
लाइट निकलती है, वो अलग अलग लाइट निकालते हैं ना, ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइट हमने कल देखी थी, वो इंटरैक्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी का फॉर्म है वो क्या, वो उस कलर पर्टिकुलर कलर की लाइट जिस हिसाब का वहाँ पे जो भी गैस या आयन वहाँ पर होगा उस हिसाब से उसका वो पर्टिकुलर कलर बनेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी में नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कि अर्थ का जो हीट बजट है, उस हीट बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सोलर रेडिएशन जो है अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं, कैसे वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ये एल्बिडो तो किस चीज़ का ज़्यादा है किस चीज़ का कम। फिर देखेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे वर्टिकल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है अर्थ की सरफेस पे। जैसे कि हमने क्या देखा था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स, है ना। वैसे ही अब हम एयर के बारे में देखेंगे कि इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। ये फोटो आपको क्या दिखाना चाह रही है, ये फोटो दिखा रही है कि यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे इसकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुँच रही है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ की जो सन की सोलर रेडिएशन है अर्थ के सरफेस पे जैसे ही पहुंचेगी, कुछ क्वांटिटी ऑफ द सन की सोलर रेडिएशन अर्थ पे एब्जॉर्ब होगी और बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सन की जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती है वो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेव होती है। सन की सोलर रेडिएशन जो अर्थ के ऊपर आती है वो शॉर्ट रेडिएशन होती है, जबकि जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है वो लॉन्ग रेंज की होती है। ठीक है, बस ये वाला एक नॉर्मल सा सवाल था, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि जो सन की रेज आती है वो शॉर्ट रेंज की होती है और जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है वो लॉन्ग वेव होती है। ठीक है, इसके ऊपर आपका प्रीलिम्स 2022 में एक सवाल आया था, जो एक ज्योग्राफी का सवाल था, जो हम बोल रहे थे कि हम बाद में करेंगे। एक ज्योग्राफी का सवाल था 2022 का, जब मैंने पेपर डिस्कस किया था उसमें एक सवाल आया था ऐसी क्लाउड से रिलेटेड। ठीक है, उसमें उन्होंने बस इसको उल्टा किया था, चेंज किया था। जब मैंने बोला था ना ये स्टेटमेंट ऊपर है, उसका एक्चुअल में नीचे वाला होना चाहिए और नीचे वाले की ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेस था कि सन की सोलर रेडिएशन जो अर्थ के ऊपर आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। अगर आप देखो कि अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं हो और सन की सारी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़े और सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस हिसाब से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अर्थ सारी की सारी सोलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे, तो उस हिसाब से क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अर्थ का नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितनी भी सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे पड़ रही है वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही है। हम देखेंगे कि जो सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे पड़ रही है, तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उस चीज़ को क्या बोला था हमने, एल्बिडो, है ना। हमने देखा था कि सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको उसका क्या बोलते हैं, एल्बिडो, है ना। और जो जितना ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हम बोलेंगे उसका एल्बिडो उतना ज़्यादा है। हम क्या बोलेंगे, उसका एल्बिडो उतना ही, हम बोलेंगे उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, आप देखो कि आप कहीं उस जगह पे पहुंच जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश बर्फ़ गिरी हो, है ना, फ्रेश स्नोफॉल हुई हो, है ना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपका कोई दोस्त कहीं गया है मनाली या फिर सोनमर्ग वगैरह, है ना, और वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हो रखी है और उसने फ़ोटो डाल दी अपनी, है ना, क्या, चश्मा डाल के। आप सोचोगे कि यार ये तो स्टाइल मार रहा है, चश्मा डाल के फ़ोटो डालता है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है भाई, क्योंकि स्नो का एल्बिडो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे चमक ही बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। जैसे ही जहाँ पे बर्फ़ होगी उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपकी आंखें ही नहीं खुलेंगी, है ना। बात समझ आ रही है, उसलिए चश्मा पहनना इंपॉर्टेंट है ना। उससे अच्छी बात है कि फ़ोटो अच्छी आती है, लेकिन आप देखो कि उसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी है, क्या, कि भाई स्नो का एल्बिडो सबसे ज़्यादा और किसी डार्क ऑब्जेक्ट सॉइल उसका एल्बिडो सबसे कम। बात समझ आ रही है, यहाँ तक बात समझ आई तो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, एल्बिडो का क्या मतलब है, एल्बिडो का मतलब है कि आपके ऊपर कोई सनलाइट गिरी और आपकी कितनी टेंडेंसी है कि आप उस सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर पाओ, उस चीज़ को आपका एल्बिडो बोला जाएगा। ये फोटो आपको क्या दिखाना चाह रही है, इस फोटो को आप देखो, कह रहा है अर्थ एनर्जी बजट। अब एक बार खुलने दो, ठीक है, कह रहा है अर्थ एनर्जी बजट। दिखाना चाह रहा है कि एक टाइम पे जो सन की इनकमिंग सोलर वेव्स हैं, इनकमिंग सोलर एनर्जी है,
उतना उसका कितना परसेंटेज जो है वो एब्जॉर्ब होता है, कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट होता है, और किस हिसाब से क्या चीज़ें होती हैं। फोटो क्या दिखा रही है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन दिखा रहा है, इनकमिंग सोलर एनर्जी 100% अगर है, ठीक है, अगर इनकमिंग सोलर एनर्जी 100% है तो वो अर्थ की सरफेस पे आई। क्या दिखा रहा है? अर्थ की सरफेस पे आ रही है। यहाँ पे पहले दिखा रहा है अगर वो अंदर की तरफ आई तो 6% इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, दिखा रहा है 6% इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। फिर दिखा रहा है 20% इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, 20% इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स। फिर दिखा रहा है 4% इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, 4% इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। मतलब ये अभी शॉर्ट वेव वाली जो सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसको एटमॉस्फेयर ने पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर क्लाउड्स ने, फिर थोड़ा सा अर्थ की सरफेस ने, है ना। अभी ये शॉर्ट रेंज वाली है, अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ठीक है, मतलब अभी ये अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंची है, अभी तो एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ आ रही थी, और नीचे आने के बीच में एटमॉस्फेयर ने 6% उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, क्लाउड्स ने 20% रिफ्लेक्ट कर दिया, और अर्थ की सरफेस पे आई तो वहां पे भी 4% रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। फिर आप देखो नीचे, नीचे क्या दिखा रहा है? एब्जॉर्ब्ड बाय लैंड एंड ओशन, कितना? 51%। वहां से ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब यहां से जो ये रेंज सोलर रेडिएशन आई है, ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है ना, और जब ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी तो लॉन्ग रेंज, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई अर्थ के ऊपर जब सोलर रेडिएशन पड़ती है तब वो शॉर्ट वेव में अर्थ के ऊपर आती है, और वो फिर वहाँ पर बहुत देर के लिए रहती है, और वापस से जब अर्थ रिफ्लेक्ट करती है तो वो टाइम लेती है उसको वापस से रिफ्लेक्ट करने में, है ना, वो टाइम लेती है उसको वापस से रिफ्लेक्ट करने में। उसी के बीच में जो जितनी देर के लिए वो अर्थ की सरफेस पर रहती है उतनी देर के लिए वैसा हमारा अर्थ का टेम्परेचर रहता है, ठीक है, ठीक है। अगर मानो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आए और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन ही वापस से रिफ्लेक्ट कर दे अर्थ, है ना, है ना, उस हिसाब से फिर कोई भी आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज नहीं रहेगी अर्थ की, नहीं रहेगी ना, क्योंकि ये लॉन्ग वेव है, ज़्यादा टाइम लगाती है रिफ्लेक्ट करने में। उस हिसाब से एक पर्टिकुलर रेंज जिसको आप बोलते हो 15 डिग्री, उसके अराउंड आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, कितना? 15 डिग्री के अराउंड। फिर क्या बता रहा है? यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कौन से कलर की बन गई? रेड कलर की दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर। यहां से बता रहे हैं कि वापस से जब आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो ये आपकी वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर यहां से बता रहे हैं रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस फ्रॉम द अर्थ, स्पेस में आपकी डायरेक्टली रेडिएट होगी फ्रॉम अर्थ। तो बस ये आपको क्या दिखाना चाह रही फोटो कि इनकमिंग आपकी जो सोलर रेडिएशन आती है वो सारी की सारी जो है आपकी अर्थ के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होती है, उसका कुछ परसेंटेज जो है पहले एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, वहाँ पर ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर कुछ जब अर्थ पे आएगा और अर्थ पे आने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से उनका जितना जितना एल्बिडो होगा उस हिसाब से वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। मानो ये वापस ऊपर की तरफ जाए, अब लॉन्ग वेव आपकी सोलर रेडिएशन वापस ऊपर की तरफ जाएगी, जब उसको वापस ऊपर की तरफ जाना है तो वापस से क्लाउड्स आएंगे, वापस से एटमॉस्फेयर आएगा, एक बार एंटर कर गई, अब वापस से एस्केप करना है, वापस से क्लाउड्स आएंगे, वापस से एटमॉस्फेयर आएगा, फिर तो स्पेस आएगा ना। अब मानो कि वापस से क्लाउड्स आ रहे हैं, अब मानो किसी दिन वो दिन है जिस दिन आपकी क्लाउडी नाइट है ना, जिस दिन आपकी क्लाउडी नाइट है ना, जैसे बारिश हो रखी है और बहुत सारा क्लाउड कवर है ना, तो उस दिन आप देखोगे कि आपके नाइट का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू जिस दिन नॉर्मल डे होता है, क्लियर स्काई। क्यों? क्योंकि भाई क्लियर स्काई होगा तो जो सुबह धूप पड़ी थी रात को, उसको सारा शाम के बाद उसको रिफ्लेक्ट होना था और अचानक से आपका टेम्परेचर नीचे गिरना था, एक डिफरेंस आता टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि जितनी सोलर रेडिएशन सुबह पड़ी थी वो सारी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। लेकिन अगर आपका सनी डे नहीं है, रेनी डे है, जिस टाइम आपके क्लाउड बहुत ज़्यादा है, क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से जो सोलर रेडिएशन आपकी रेडिएट होनी थी वो वापस से स्पेस में नहीं जा पाती और क्लाउड उसको कुछ रोक लेते हैं, उस हिसाब से वो वापस सारी जब ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो उस एरिया का नाइट का टेम्परेचर आपका बढ़ा देगी। बात समझ आ रही है? ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा है क्या? क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी जाएंगे, अभी तो क्लाउड की बात कर रहा हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो उसके ऊपर वाली लेयर होगी ना, क्लाउड। भाई जिस दिन बहुत क्लियर स्काई होता है, जैसे सर्दियों का दिन मानो आप, सर्दियों का दिन, जिस दिन सर्दियों का दिन होता है, अच्छी सुबह धूप निकली होती है, उतनी ज़्यादा रात को ठंड होती है, उतना ही टेम्परेचर रात को कम जाता है 2, 3, 4 डिग्री चला जाता है ना। लेकिन आप देखो सर्दियों के दिनों में जिस दिन बारिश हुई होती है
तो रात का टेम्परेचर आपका अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको हल्की सी गर्मी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड कवर की वजह से जो आपकी सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए थी वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। बात समझ आई? तो ये तो एक चीज़ पता चल गई कि ऐसा होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? आपने खुद भी महसूस किया है कि नहीं? जिस दिन रेनी डे होता है उस दिन का टेम्परेचर तो कम होगा। क्यों? दिन का क्यों कम होगा? क्योंकि भाई बारिश है, उस हिसाब से इनकमिंग ही कम हुई है ना, क्योंकि बारिश थी दिन में तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ही कम थी, उस हिसाब से डे का टेम्परेचर तो कम हो गया है ना। लेकिन रात को जो रिफ्लेक्ट होना था वो भी नहीं हुई, तो इसलिए रात का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, फिर अगर आप बोलो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं बहुत सारी एटमॉस्फेयर में, उसके हिसाब से भी आपका हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाउड वाला जो फिनोमिना है ना। क्लाउड की वजह से अगर आपकी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही वो अलग फिनोमिना है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ क्लाउडी नाइट है ना। कोई क्लाउडी नाइट है उसकी वजह से टेम्परेचर का इंक्रीज होना। और ओवरऑल अगर आपकी ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उससे आप बोलोगे ग्लोबली पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वापस से जो सोलर रेडिएशन है स्पेस में इमिट नहीं हो पा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही है। बात समझ आई? पक्का? यहाँ पे कोई डाउट? ये क्या बोल दिया सर आपने, रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये क्या क्लाउड? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? पक्का? ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर नेक्स्ट चीज़ पे चलो। हाँ, डेजर्ट में क्योंकि बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होगी तो मतलब सूखा, क्लियर स्काई है ना। तो क्लियर स्काई में जितनी सुबह गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा रात को ठंड भी होगी, है ना। ठीक बात है ना। इसीलिए भाई आप देखो ना, इक्वेटोरियल रीजन होगा, अभी हम जैसे जैसे क्लाइमेट में आगे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे इक्वेटोरियल रीजन का एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर क्यों रहता है। ठीक है, क्यों ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसी हिसाब से बारिश होती है, उसी हिसाब का सनलाइट पड़ती है ना, मतलब उस हिसाब से आपको समझ आएगी। अच्छा, ये फोटो आपको क्या दिखाना चाह रही है? ये दिखाना चाह रही है कि अर्थ की सन की सोलर रेडिएशन अर्थ पे पड़ गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द एल्बिडो। ठीक है, ठीक बात है। ये फोटो आपको क्या दिखा रही है? ये फोटो आपको दिखा रही है कि अगर सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ी, उसकी वजह से आपकी जो अर्थ की ऊपर हवा होगी है ना, वो हो जाएगी गर्म होगी, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ड्यू टू द हीट ऑफ द सोलर रेडिएशन। आपके जो अर्थ के एकदम ज़मीन के ऊपर वाली लेयर होगी वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, आप देखो, अगर आपकी ओशन करंट थी, ओशन करंट मैंने बताया था कि दो हिसाब से उसकी मूवमेंट हो सकती है, एक क्या था हॉरिजॉन्टल और एक क्या था वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, क्या हो सकता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में? मैंने क्या बताया था, या तो वेव्स होगी है ना, या वेव्स होगी या ओशनिक करंट्स। और वर्टिकल मूवमेंट में क्या बताया था भाई, टाइड्स हो सकती है ना। वर्टिकल मूवमेंट में क्या, टाइड्स, या फिर अपवेलिंग डाउनवेलिंग है ना, दैट इज ऑल्सो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स। वैसे ही अगर सन की सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ रही है और यहाँ पे बहुत सारा एयर का वॉल्यूम है, क्या है, एयर का वॉल्यूम है ना, तो इसकी वजह से भी ड्यू टू द सोलर रेडिएशन ऑफ द सन यहाँ पे दो फिनोमिना बन सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी एयर जो है वो मूव करेगी है ना। क्या हो सकता है, या तो आपकी एयर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, या आपकी एयर वर्टिकली मूव कर सकती है ना, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर क्या होगा कि भाई किसी जगह हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा, किसी जगह हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा और किसी जगह लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा है ना। किसी जगह हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा और किसी जगह लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। भाई ये क्या है हाई प्रेशर लो प्रेशर, अभी समझेंगे है ना, क्या है ये हाई प्रेशर लो प्रेशर, अभी समझेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टली एयर को फ्लो करना है तो दो फिनोमिना बन सकते हैं कि एक जगह किसी जगह हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो और किसी जगह लो प्रेशर एरिया डेवलप हो, और आपकी जो एयर होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगी। जैसे आपका बैलेंसिंग ऑफ द ओशन करंट हुआ था, उसमें वार्म वाटर जो था आपके इक्वेटर का वो पोलवर्ड साइड मूव करता था और पोल का कोल्ड वाटर जो है वो इक्वेटर की तरफ आता था। वैसे ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होगी, वहाँ पे ये हाई प्रेशर वाला जो रीजन होगा वहाँ की एयर जाना चाहेगी लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ है ना।
अगर आप देखो ये तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ हो गया, फिर भाई ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर क्या है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर का मतलब है नॉर्मल चीज़ कि अगर ये आपकी अर्थ है, सरफेस ऑफ द अर्थ, और ऊपर बहुत सारी धूप पड़ रही है ना, और पूरा दिन धूप पड़ने की वजह से आपका लैंड जो है वो बहुत गर्म हो गया है, और लैंड के साथ जो ऊपर की एयर का लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, और गर्म होने की वजह से वो लाइट हो रही है और एक्सपैंड होके वो ऊपर की तरफ जाएगी। कोई भी चीज़ हल्की होती है तो ऊपर की तरफ जाती है ना, कोई भी चीज़ गर्म हो जाए, हल्की हो जाए तो ऊपर की तरफ जाती है ना। उस मूवमेंट ऑफ द एयर को क्या बोला गया है? कन्वेक्शन। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर को क्या बोला गया है? एडवेक्शन। ठीक है, एडवेक्शन। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये ऐसे दिखाना चाह रहा है, कह रहे वार्म कन्वेक्शन, मतलब यहाँ से उठ के आपकी एयर का वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोल रहा है? वार्म कन्वेक्शन, है ना। और या दिखाई नहीं दे रहा, अब दिख रहा है? ठीक है, यहाँ से आपकी वार्म एयर का जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो एक तो वो गर्म है तो उसके आगे लिखा है वार्म, और दूसरा वो वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसके आगे लिखा है कन्वेक्शन। ठीक है ना। ये अर्थ की सरफेस पे बहुत सारी सोलर रेडिएशन गिरी, उसकी वजह से आपकी सरफेस के ऊपर वाली एयर वार्म हो गई और हल्की और एक्सपैंड होने के कारण वो ऊपर की तरफ मूव करी, तो एक तो वो एयर वार्म है इसीलिए लिखा है वार्म, और आगे कन्वेक्शन का फिनोमिना ऊपर की तरफ राइज कर रही है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर, तो लिखा है वार्म कन्वेक्शन। बात ठीक है ना। फिर बता रहा है भाई कोल्ड कन्वेक्शन, मतलब नीचे की तरफ डाउन का एरो है, क्या? कोल्ड कन्वेक्शन, मतलब ठंडी एयर ऊपर की नीचे की तरफ आ रही है। अभी समझेंगे क्या है ये ठंडी एयर ऊपर की कैसे नीचे आ रही है। फिर क्या लिख रहा है? कोल्ड कन्वेक्शन एडवेक्शन, मतलब यहाँ से ठंडी एयर जो है, ठंडी एयर किसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और ये वार्म एडवेक्शन, मतलब वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, उसमें से एक वार्म एयर है और एक कोल्ड एयर है। ये फोटो सिर्फ क्या दिखा रही है भाई, एक एक करके हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या है सर, वार्म कन्वेक्शन, कोल्ड कन्वेक्शन क्या है, वार्म एडवेक्शन क्या है, कोल्ड एडवेक्शन क्या है। फोटो किसके लिए दिखा रही है? फोटो बस ये बता रही है कि अगर आपकी एयर जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगी तो आप उसको बोलोगे एडवेक्शन, और अगर वो वर्टिकल मूवमेंट करेगी तो आप उसको बोलोगे कन्वेक्शन। यहाँ तक समझ आई? आप देखो, अगर आपका एक आप वो गुब्बारे वाले के पास जाते हो, वो आपको एक गुब्बारा देता है ना, उसके अंदर हवा भरी होती है ना, और उसको आप छोड़ देते हो तो वो हवा वो ऊपर राइज करता है ऊपर राइज करता है ना, तो क्या उसका फिनोमिना होता है, मतलब क्यों ऐसा वो करता है? गैस होती है तो हीलियम होती है। बताओ सब, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं, नीचे रहने वाला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो लाइट होता है, क्या होता है लाइट? उसके अंदर जो एयर होती है वो लाइट होती है, ऐसा कह रहे हो? तो फिर सेम कन्वेक्शन वाला प्रोसेस है ना। उसके अंदर जो एयर होती है वो सुपर हीटेड होती है ना, सुपर हीटेड होने की वजह से वो लाइट हो जाती है, और लाइट होने की वजह से वो ऊपर राइज करती है ना। वही फिनोमिना है किस चीज़ का? कन्वेक्शन का। और कन्वेक्शन आपने कहाँ देखा है? कन्वेक्शन वो आप पानी बॉईल करते हो है ना, फिर हमने क्या देखा? कन्वेक्शन सेल थ्योरी है ना, वो भी सेम चीज़ थी कन्वेक्शन सेल थ्योरी भी सेम चीज़ थी। ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको दो फिनोमिना दिखा रहा है। एक चीज़ आपको बता रहा है कि कोई सरफेस, नीचे का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है ना, आप बोलोगे कि सर ये साथ साथ दिखाया है तो इसका मतलब इधर अचानक से गर्मी है, उधर अचानक से ठंड, वो नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, वो नहीं दिखाना चाह रहा है। उसको एक फोटो में आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताने थे, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। वो क्या बता रहा है? कह रहा है ये इतना सारा एरिया जो है अर्थ का, अर्थ के सरफेस का, वो बहुत ज़्यादा वार्म है। अर्थ का इतना सारा सरफेस का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वार्म है। वार्म होने की वजह से यहाँ की एयर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और ऊपर की तरफ राइज कर रही है। क्या लिखा है? वार्म लाइट एयर लिखा है, वार्म लाइट एयर। आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ की सारी एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी तो यहाँ पे वैक्यूम जैसा बन जाएगा ना, यहाँ की एरिया जो है वो खाली हो जाएगा। एयर जो है यहाँ की सारी एयर तो ऊपर राइज करेगी,
इसका मतलब बाहर आगे पीछे की जो सराउंडिंग की कोल्ड एयर होगी वो इस एरिया की तरफ जाएगी, इस एरिया को फिल करने के लिए जाएगी। बात समझ आ रही है भाई? इस यहाँ की जो एयर है अगर वो लाइट हो गई, गर्म हो गई, ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो आगे पीछे की जो ठंडी हवा होगी वो उसकी स्पेस लेने के लिए यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो आगे पीछे की जो ठंडी हवा है वो अगर इसकी स्पेस लेने के लिए यहाँ पर आ रही है और अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो अगर उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो उसी को उन्होंने क्या लिखा है? एडवेक्शन लिखा है। उसी को उन्होंने क्या लिखा है? एडवेक्शन। आप बोलो कि वो सर आपने वो क्या लिखा हुआ है, वो कूल डेंस एयर वो हवा में ऊपर कहाँ से आ गई? आ सकती है। कैसे भाई? इस एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में ये सरफेस जो है वो गर्म हो गया था, उस वजह से आपकी एयर ऊपर राइज करी। लेकिन कोई ऐसा भी तो एरिया हो सकता है जहाँ पर आपकी नेचुरली बहुत ज़्यादा ठंड हो, है ना? आपकी ठंड है और ठंड की वजह से आपको पता है जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे आपकी हवा जो होगी ऊपर ठंडी होगी, हो सकती है। एक पर्टिकुलर हाइट पे आपकी हवा ऊपर ठंडी हो सकती है। अगर हवा ठंडी हो गई है तो वो सेम बात है जैसे हमने ओशन करंट में देखा था। क्या? जो कोई चीज़ ठंडी हो गई है, थोड़ी कंडेंस होना चाहेगी, भारी हो जाएगी और वो नीचे की तरफ आएगी। अगर कोई लाइट चीज़ है ऊपर की तरफ जाएगी, अगर कोई ठंडी चीज़ है भारी होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, है ना? वैसे ही क्या बताना चाह रहा है कि कोल्ड एयर है और डेंस है, कूल और डेंस एयर, और वो क्या चाह रही है कि मैं वर्टिकली नीचे की तरफ आऊं, है ना? ठीक है ना? नई बात समझ आ रही? अगर नई बात समझ आ रही है तो आप मुझे बोलोगे सर समझ नहीं आया, ये क्या है आपने बोल दिया। भाई समझो, आ रहा समझ? ये इस एरिया में ये वाली सरफेस वार्म हो गई थी तो भाई ये यहाँ पे वार्म होने की वजह से इसके ऊपर की एयर भी लाइट हो गई, गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से एक्सपैंड हुई, हल्की हो गई और ऊपर की तरफ राइज करेगी। कैसे करेगी? क्यों करेगी ऊपर की तरफ राइज? लाइट हो गई है ना? भाई आप पानी गर्म करते हो तो उसमें वो बॉईल आता है तो स्टीम ऊपर की तरफ नहीं जाती है ना? क्यों? क्योंकि गर्म हो गई है बहुत ज़्यादा। गर्म होने की वजह से ये ऊपर की तरफ राइज करेगी। भाई यही वाली चीज़ जो है अगर ये ऊपर की तरफ राइज करे तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके यही वाला वॉल्यूम जो है वो कूल हो जाए, हो सकता है ना? ऐसे ही तो आपकी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही तो रेनफॉल होती है ना? जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल, है ना? उसमें आपने ऐसे सुना होगा कि आज आपके घर पे बड़े बूढ़े दादी वगैरह क्या बोलते हैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बारिश हो सकती है ना? सुना है आपने कभी ऐसा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज शाम को बारिश हो सकती है? क्यों? उनका ये कहने का मतलब होता है कि आज बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, उसकी वजह से आज अच्छी खासी इवेपोरेशन हुई होगी, कोई तूफान वगैरह चलेगा तो क्या पता बारिश हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है वो वेट क्लाउड है भी है कि नहीं, उसके अंदर मॉइस्चर था भी, वो बारिश करवाने लायक है भी है या फिर नहीं, या फिर वो सिर्फ ऐसी तूफान लाएगा और उसमें से बारिश नहीं होगी, है ना? बात समझ आई? यहाँ तक समझ आ रहा है ना? तो क्या बताना चाह रहे थे इस फोटो में कि भाई अगर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर मास होगा, वर्टिकल मूवमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल मूवमेंट को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो एडवेक्शन। बात समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई तो आ जाओ नेक्स्ट फोटो पे। इस फोटो में आपको दिखा नहीं रहा है, आप देखो यहाँ पर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। ठीक है? ठीक है भाई, ये स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी क्या चीज है? ये स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी क्या चीज़ है? देखो आप, स्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर किसी जगह पर लिखा हो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का नॉर्मल भाषा में क्या मतलब है कि वहाँ पर आपकी बारिश होगी। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है बारिश होना, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बारिश नहीं होना। बात समझ आ रही है? इनस्टेबिलिटी का मतलब बारिश होना और स्टेबिलिटी का मतलब नो रेनफॉल, नो रेनफॉल
इज इक्वल्स टू स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू रेनफॉल। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मानो ये आपका कोई सरफेस है, ये आपका कोई सरफेस है, ये आपका कोई सरफेस के ऊपर बहुत सारी सोलर रेडिएशन गिर रही थी, बहुत ज़्यादा सुपर हीट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म होगी इसके ऊपर की लेयर। इसके ऊपर की लेयर जो है एयर का, ये एयर का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा सुपर हीट हो गया। क्या हो गया? सुपर हीट होने की वजह से लाइट हो गया और इसकी क्या टेंडेंसी है कि ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, लाइट हो गया तो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देखो कि आपकी एयर ऊपर तभी तक जाएगी जब तक उसकी सराउंडिंग एयर से वो गर्म है ना। नॉर्मल सी बात है क्या भाई? अगर ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अपने सराउंडिंग एयर से गर्म है तभी तक तो ऊपर राइज कर पाएगा ना। जब उसी के लेवल का आ गया इसका मतलब उससे ज़्यादा वो राइज नहीं कर सकता। क्यों भाई? उसके आगे पीछे की एयर का भी तो टेम्परेचर सेम हो गया ना। क्या बात समझ आ रही है? पक्का बात समझ आ रही है कि नहीं? भाई यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर एक जो गर्म हो गया है, सुपर हीट हो गया है, वो हल्का हो गया और अब वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है ना। हल्का हो गया है और गर्म हो गया है। गर्म किसके कंपैरिजन में हो गया है भाई? सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में, है ना। ये सराउंडिंग एयर जो है उसकी सराउंडिंग एयर जो है ये कंपैरेटिवली कूलर है और इस कूलर एयर के कंपैरिजन में आपका ये वाला वॉल्यूम जो है वो गर्म हो गया है और गर्म और हल्का होने की वजह से ऊपर राइज कर रहा है। लेकिन कहाँ तक राइज कर पाएगा? वहां तक जब तक इसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा है। जैसे इसका टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया के बराबर हो गया वहां पर ये राइज करना बंद कर देगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बताओ ये ठंडा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ठंडा होता जाएगा। आप क्या बोलोगे? कंडेंसेशन होगी एक हिसाब से इसकी, है ना। कंडेंसेशन होगी इसकी। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर तो इसकी कंडेंसेशन होगी और ऊपर जाके कुछ क्लाउड का फॉर्मेशन कर सकता है क्लाउड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब डिपेंड करता है वो वेट क्लाउड है कि नहीं है, वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या मतलब है? अब अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर गर्म हो जाए, ऊपर राइज करे, उसका कंडेंसेशन हो और उस एरिया में रेनफॉल होने की टेंडेंसी हो तो आप बोलोगे इट इज़ ए कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। मतलब ये वो वाला डायरेक्शन है जिसमें वार्म एयर इधर है और ऊपर की तरफ जा रही है ना। जो अभी फोटो देखी थी एक फोटो देखी थी, वार्म कन्वेक्शन लिखा था, वार्म कन्वेक्शन लिखा था ना। वार्म कन्वेक्शन में ऐसे एरो ऊपर था और एक तो वार्म एयर थी तो वार्म लिखा था और कन्वेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जा रही थी तो कन्वेक्शन लिखा था। ये वो वाला केस है। एक चीज लिखी थी जहां लिखा था कोल्ड कन्वेक्शन, लिखा था ना। वो कोल्ड कन्वेक्शन क्या चीज है? कोल्ड कन्वेक्शन में क्या हो रहा था? कोल्ड कन्वेक्शन में भाई ऊपर कोई ठंडी हवा का एयर मास था, कोई ठंडी हवा का ऊपर एयर मास था, कोल्ड एयर थी ऊपर। कोल्ड एयर ऊपर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है भाई। कैसे हो सकती है? आप अभी प्लेन्स पे हो, किसी प्लेन एरिया पे हो, है ना। आप किसी प्लेन एरिया पे हो, है ना। मानो आप जम्मू में हो, है ना, प्लेन एरिया में यहाँ खड़े हो आप और यहाँ पर आपको बहुत गर्मी लग रही है ना। आप यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाओ, यहाँ ऊपर वैष्णो देवी, यहाँ कटरा के ऊपर यहाँ पे खड़े हो जाओ, है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपको टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। हवा, आप बोलोगे कि हवा ऊपर अब थोड़ी ठंडी हो गई है ना। इसका मतलब आप जैसी हाइट में ऊपर की तरफ जाते हो जरूरी नहीं है कि वो क्लाउडी हो, एयर का वॉल्यूम भी जो है आपका वो ठंडा होता है। कुछ आपको यहाँ पे क्लाउड भी दिखेंगे ऐसे हवा में तैरते हुए, है ना, जिसकी आप फोटो खींचने के लिए ऐसे खोल लेते हो कैमरा। बात समझ आई? क्या होता है ना। मतलब आप जैसी हाइट के ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ठंडा होने की वजह से बहुत भारी हो गया है तो वो कोल्ड एयर जो है नीचे की तरफ डिसेंड करती है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ डिसेंड करती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ असेंड करती है। बात समझ आई? तो कोल्ड एयर अगर नीचे की तरफ करे डिसेंड तो वो प्लेन के ऊपर आ जाएगी, है ना। प्लेन के ऊपर आ जाएगी कोल्ड एयर, तो आपको प्लेन पे सिर्फ हवा दिखेगी कि ठंडी हवा आ रही है कहीं से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। क्या डिफरेंस था भाई? आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? ठीक है,
स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? इंस्टेबिलिटी का मतलब है जहां पर रेनफॉल हो, और रेनफॉल होने का एक फिनोमिना, ये सिर्फ एक फिनोमिना है ना, इस तरीके से रेनफॉल होना सिर्फ एक फिनोमिना है ना, रेनफॉल होने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं ना। ये नॉर्मल आपको तरीका बताया कि अर्थ बहुत ज्यादा गर्म होगी, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ऊपर गर्म हो गया, ऊपर की तरफ गया तो धीरे धीरे करके ठंडा होने लगा, और टेंडेंसी बनी उसकी क्लाउड फॉर्मेशन होने की, और उसकी वजह से अगर बारिश होती है तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई नॉर्मल कोल्ड एयर का मास है और बहुत भारी होने की वजह से उसकी टेंडेंसी है कि वो डिसेंड करे और वो नीचे की तरफ आए, तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ आ रही है? दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। यहां तक आपको बात समझ आई? ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो एक बार ये फोटो देखो क्या बोल रही है। ये दिखा रही है एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, क्या दिखा रही है? एडियाबैटिक लैप्स रेट। यहां पे छोटा छोटा लिखा है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। आप उस फोटो को मत देखो, आप वो मैंने सिर्फ आपको ऐसे दिखाई है ताकि आपको अंदाजा हो कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। आप देखो ये एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब क्या है? एडियाबैटिक लैप्स रेट है ना। एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब क्या है? इसमें तीन चीजें लिखी हैं, देखो यहां पे लिखा है ALR, WALR, DALR लिखा है। इसका मतलब क्या है? एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, एक चीज होगी जिसको आप बोलोगे वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, एक होगा नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट, नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट, और एक होगा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो भाई तीन चीजें होंगी, क्या होंगी भाई? वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। मतलब क्या है भाई एडियाबैटिक लैप्स रेट का? मतलब ये है कि कोई एयर का वॉल्यूम अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो विद इंक्रीज ऑफ हाइट क्या चीज एडियाबैटिक? एडियाबैटिक क्या चीज होती है? उसको एडियाबैटिक बोलते हैं। भाई एडियाबैटिक वर्ड तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, पढ़ा है? एडियाबैटिक लैप्स रेट का क्या मतलब है? मानो ये आपके अर्थ की सरफेस है अर्थ की सरफेस, और भाई सरफेस के ऊपर बहुत सारी सोलर रेडिएशन गिर रही है, और यहाँ पे सेम क्या चीज? एयर का वॉल्यूम हो गया गर्म, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो भाई विद इंक्रीज ऑफ हाइट कितना टेम्परेचर इस वॉल्यूम का कम होता जाएगा, उस चीज को बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। मतलब क्या कि ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये हाइट इंक्रीज होने की वजह से इसके खुद के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आएगा, उस चीज को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या बोलना चाह रहा हूं भाई? ये यहाँ पे एयर का वॉल्यूम है ना, यहाँ पे ये गर्म हो गया इसीलिए ऊपर राइज कर रहा है। अब भाई ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे करके ठंडा भी होगा ना, तो भाई कितने हाइट के बाद इसके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। बात समझ आई? क्या चीज? कि अगर ये एयर का वॉल्यूम है, गर्म हो गया है, ऊपर की तरफ राइज करेगा, भाई गर्म होगा, ऊपर जाएगा एक पर्टिकुलर हाइट में, फिर ये जाके ठंडा भी होगा ना, कंडेंसेशन होगी, तभी तो आपके क्लाउड बनेंगे, तभी बारिश होगी। लेकिन ऊपर जाने का जो इसका रास्ता है, उसके डिस्टेंस में कितने किलोमीटर या फिर कितनी हाइट के बाद इस एयर मास में कितने डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। बात समझ आ गई? उसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। बात समझ आई? फिर उसमें अलग अलग टाइप बता रहा है। क्या बोल रहा है भाई? एक चीज है जिसको बोल रहे हैं नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट। नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट लिखा है, ये लिखा है नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट। नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट आपका कितना होता है? 6 to 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 6 to 6.5 सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर की आप हाइट अटेन करोगे तो इतना आपका एयर का वॉल्यूम जो है वो इतना ठंडा जो है वो होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर उसका इतना कम होता जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट। फिर एक चीज क्या बोल रहा है ये वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। दिस इज अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना?
4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और अगर आपको कोई पूछेगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है तो आप बोलोगे 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब क्या मतलब हुआ इसका कि सर ये कैसे ये कैसे ज़्यादा ये कैसे कम? भाई कोई चीज़ ड्राई होती है तो वो फिर वो ड्राई होती है, वो उसको अगर आप हवा में ज़्यादा ऊंचाई पे लेकर जाओ तो अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, लेकिन जिसके अंदर मॉइस्चर होगा, जिस चीज़ के अंदर मॉइस्चर होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वो हाइट पे भी लेके जाओगे तो उतनी जल्दी उसके टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता है। इसलिए आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है वो 1 किलोमीटर के हिसाब से उसमें 4 डिग्री का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। किसमें? अगर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है। अब ये क्या बोले जा रहे हो सर आप, वेट एडियाबेटिक ये क्या है, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। भाई समझो क्या मतलब। भाई अगर आप नीचे की तरफ आए, मानो कोई बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, वहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट है ना, डेजर्ट में कोई भी वाटर बॉडी नहीं होती, कोई इवेपोरेशन का वहाँ पे सोर्स नहीं होता है ना। तो लेकिन सोलर रेडिएशन तो उधर भी पड़ रही है ना, एयर का वॉल्यूम तो उधर भी गर्म हो रहा है, ऊपर तो वो भी जा रहा है ऊपर तो वो भी जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एयर का वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है, उस एयर वॉल्यूम में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इवेपोरेशन नहीं हो पाई, मॉइस्चर नहीं है, वो ड्राई एयर का वॉल्यूम है। और उस हिसाब से ड्राई एयर का वॉल्यूम होने की वजह से बारिश तो नहीं होगी, पर अरे ये सब क्या हो रहा है, बंद हो गया क्या खुद ही? वहाँ पे एयर का वॉल्यूम नहीं होगा, उस हिसाब से आप क्या बोलोगे, इस वाले फिनोमिना में जो आपकी चीज़ एक्ट कर रही है वो है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, है ना, क्योंकि ये एयर का वॉल्यूम किसमें? हाँ बिल्कुल बनते हैं, ऐसा किसने बोला? सुनो 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 आराम से, अभी हमने क्लाउड कुछ देखा ही नहीं है, अभी आप क्यों इतना आगे भागते हो? मैंने बताया आपको क्लाउड, मैंने फोटो खोल के रखी है, मैंने बताया क्लाउड। अभी आपको जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन आगे नहीं दौड़ना है, आगे नहीं दौड़ना है। सुनो, अगर कोई चीज ड्राई है ना, मैं वही आपको बताना चाहूँ, मैं डेजर्ट का एग्जांपल क्यों लिया, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, तो ऊपर अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा कि ऊपर तक गया, थोड़ा बहुत कंडेंस हुआ, कंडेंस तो हुआ होगा, लेकिन नीचे से कोई मॉइस्चर ही नहीं लेकर आया है ना। कंडेंस हुआ मतलब थोड़ा सा क्लाउड बना, लेकिन वो क्लाउड जो है वो उसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब वो बारिश कराने वाला क्लाउड नहीं है ना। आपको दिखेगा ऊपर तैरता हुआ, थोड़ा बहुत तूफान चलेगा। तूफान क्यों चलेगा भाई? यहाँ पर जो इतनी सारी एयर ऊपर की तरफ गई है सुबह, इतनी धूप पड़ने की वजह से उस एरिया को बाकी आगे पीछे की एरिया कवर करने भी तो आएगी ना, उस हिसाब से आपकी लोकल विंड चलेगी। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे लू वगैरह चलती है गर्मियों के दिनों में, क्यों चलती है? जिस दिन आपकी हीट, जिस दिन आपका अर्थ का सरफेस जो है ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी होगी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्वेक्शन भी हुआ होगा, है ना, तो विंड होने का उस दिन फिनोमिना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना। दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर क्या मतलब है, मानो कोई और जगह है, मानो कोई और जगह जहाँ पर कोई वाटर का रिसोर्स है, कोई वैसी जगह जहाँ का इवेपोरेशन होने की वजह से वहाँ के जो क्लाउड्स बने हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट था, है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट था। और वो मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड जो हैं वो जब ऊपर जाएंगे, कंडेंस होंगे, तो उसमें अच्छा खासा जो है वाटर होगा ना। वाटर होने की वजह से जब ऊपर जाके कंडेंस होंगे तो वहाँ पर वो जब रेनफॉल करवा सकते हैं, है ना, वहाँ पे वो रेनफॉल करवा सकते हैं। तो ऐसा लैप्स रेट जहाँ पर ये एयर वॉल्यूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो, है ना, उस वाले फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ये वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट वाली चीज़ फॉलो होती है। कहाँ पर? जहाँ पर जब आपकी एयर वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाए और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर का कंटेंट हो। और ये नॉर्मल बताया हुआ है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से आप वेट की तरफ जाओ, नॉर्मल से आप ड्राई की तरफ जाओ। आप बोलोगे सर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें ड्राई भी है, इसमें वेट भी है। भाई कभी कभी होता है ना, अब ये ऊपर जाता है लेकिन वो 1-2 मिनट के लिए बारिश होती है ना, समझ रहे हो आप, 5-10 मिनट के लिए भी तो कभी कभी बारिश होती है ना, उसको मतलब नॉर्मल एडियाबेटिक, मतलब उस वाले जो एयर का मास था उसमें इतना ज़्यादा भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं था कि वो अच्छे से रेनफॉल करवा पाए, है ना। रेनफॉल एक्चुअल में कब होती है? रेनफॉल तब होती है जब आपके मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इसकी इस एयर का जो मास है, एयर का वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर मॉइस्चर वाली जो कैपेसिटी है उसको वो ब्रीच कर जाए, उससे ज़्यादा मॉइस्चर अब वो अपने अंदर नहीं रख सकता है। और उसके बाद जो होती है उसको आप बोलते हो ज्योग्राफी की टर्म में प्रेसिपिटेशन, है ना, नहीं बोलते हो प्रेसिपिटेशन, है ना।
ज्योग्राफी की टर्म में आप बारिश को क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेशन, है ना, कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो गई, है ना, क्या मतलब बारिश हो गई, है ना, ठीक है, कि वहाँ के क्लाउड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो थी अब वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था और अच्छे से कंडेंस भी हो गया है, ठंडा भी हो गया है और अब रेनफॉल करवा सकता है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा था और रेनफॉल हो रही थी, उस कंडीशन को क्या बोल रहे थे? नहीं, कन्वेक्शन नहीं, कंडीशन। अगर कोई एयर का वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे बारिश करवा रहा था, उस कंडीशन को क्या बोल रहे थे? अरे कंडीशन जो बताई थी, हाँ, इनस्टेबिलिटी कंडीशन। मैंने क्या बोला भाई, अगर यहाँ पे कोई एयर का वॉल्यूम है ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बारिश करवा रहा है तो कौन सी कंडीशन थी? इनस्टेबिलिटी, है ना। और अगर बारिश नहीं करवा रहे तो क्या था? स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या ये इंस्टेबिलिटी? आप ये मत सोचो कि वहां पे तो बारिश होगी तो हम तो अब घर के अंदर बैठेंगे तो वो स्टेबिलिटी हो गई, नहीं, है ना। क्या बारिश होगी, आप घर के बाहर नहीं जा सकते, इनस्टेबिलिटी, ठीक है। बस दिमाग में फिट कैसे करना है, ऐसे जो भी आपका मन करे वैसे आप फिट करो। बात समझ आई? पक्का समझ आ गई आपको? क्या समझ आया आपको? भाई अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर क्या बोलते हैं? भाई इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो आप? अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर हो तो उसको क्या बोलते हैं? एडवेक्शन। अगर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर हो तो क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। अगर वर्टिकल मूवमेंट होने की वजह से ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन हो और बारिश हो जाए तो कौन सा कंडीशन? इनस्टेबिलिटी। अगर ऊपर कोई एयर का वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ डिसेंड करे तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक लैंड मास है, उसके ऊपर की एयर सुपर हीट हो गई और ऊपर की तरफ जा रही है, तो डिस्टेंस के साथ उसके कितना वो ठंडा हो रही है उस रेट को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना। और ऊपर से जाके वो कंडेंस होकर नीचे रेनफॉल कराए, उस चीज को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, है ना। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? जहां तक आपको कोई डाउट? अच्छा, आप एक ऐसा नॉर्मल चीज समझो जब तक ये ऑन होता है। मानो यहां पर कोई वॉल्यूम ऑफ एयर था और वो बहुत लाइट हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। मानो यहाँ पर अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं बचा, यहाँ पे वो कोल्ड एयर है और यहाँ पर ये कोल्ड एयर है। यहाँ पे वो एक जगह जो है वो खाली सी होगी, समझ आ रही है? वो एरिया वो जो है खाली सा हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस जगह लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्यों लो प्रेशर क्यों? और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ऊपर चला गया और इस जगह फिर किसी जगह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, बोल सकता हूँ। क्यों? है ना भाई, आसान चीज़ है कि नहीं है? कहने का क्या मतलब है भाई, अगर नीचे वाला कोई एरिया होगा जहाँ से आपकी एयर राइज होकर ऊपर गई है, उस जगह पे एक्चुअल में इस एयर जो ऊपर चली गई है उसका प्रेशर होना चाहिए था एक्चुअल में, है ना। और वो एयर अब ऊपर चली गई है तो उस एरिया में वो खाली जो पन बन गया है उसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण। भाई पासवर्ड लगाओ। अरे लगा लो ना यहाँ पे आके आप। चेंज कर लूँगा, हाँ बताओ। 5277 डी क्या? डॉट आगे बी, फिर से डी, बी डॉट डी। भाई अगर ऑन नहीं होगा तो फिर कर देना खुद ही, ठीक है। कहने का मतलब क्या, इस एरिया में आपके लो प्रेशर का, ये एरिया में आपका लो प्रेशर डेवलप हो सकता है, इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो सकता है। यार अब तो सारा खोलना पड़ेगा फिर से। इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो सकता है और इस एरिया में कहीं पे हाई प्रेशर डेवलप हो सकता है, ठीक बात है? यहां तक समझ आ गई ना? चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे देखने वाली चीज़ क्या है? क्या चीज़? हाँ हो तो रहा है भाई, इसको थोड़ा बहुत डिलीट कर लो, ये कैसे चलेगा आपका लैपटॉप ऐसे? इसके बाद एक फिनोमेना देखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इसके बाद एक फिनोमेना देखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। आओ देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। कल मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या चीज़ है। एक बार ही देखते हैं ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। कल जब हमने बात की थी तो मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, लेकिन ट्रोपोपॉज को जैसे ही आप क्रॉस करते हो और स्ट्रेटोस्फेयर में आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। भाई टेम्परेचर इन्वर्जन ठीक है, ये तो एटमॉस्फेयर की बात होगी। हम देखते हैं कुछ अर्थ के सरफेस पे ये टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे काम करता है ना। अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे काम करता है। आप मानो कि आप किसी सर्दी की रात है ना, दिसंबर का महीना, मानो सर्दी की रात दिसंबर का महीना, आप बेड पे बैठे हो रजाई में और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप घर पे भी सॉक्स पहन के चल रहे हो क्योंकि भाई फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, ठीक बात है। इसका मतलब क्या है कि सर्दी होने के कारण आपका जो अर्थ का सरफेस है वो भी ठंडा हो गया हुआ है ना, और गर्मी में आपके अर्थ का सरफेस जो होता है, ये जो आपकी फर्श होता है वो भी गर्म होता है, सर्दी में ठंडा होता है। अगर गर्मी में गर्म होने की वजह से ऊपर की उसकी लेयर थी वो गर्म हो गई थी, तो सर्दी के टाइम अगर आपका फर्श ठंडा है, अर्थ की सरफेस ठंडी है, तो उसके ऊपर की वाली जो लेयर होगी उसको ठंडा करेगी कि नहीं करेगी? इस एयर को वो ठंडा करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अगर अर्थ के सरफेस गर्मियों में गर्म था तो सर्दियों में ठंडा है, तो अपने ऊपर की सरफेस वाली एयर को वो करेगी ठंडा, और यहाँ की जो सरफेस की एयर होगी इसका टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा कम, होगा। यहाँ की एयर का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? जैसे आप थोड़ा सा ऊपर हाइट में जाओगे तो वापस से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला तो यहाँ पे तो एक्चुअल में नॉर्मल टेम्परेचर होगा आपका, यहाँ पे आपका एक्चुअल में नॉर्मल टेम्परेचर होगा। मतलब भाई है सर्दी का दिन ही है, ऐसा मत समझो कि यहाँ पर दिसंबर चल रहा है तो यहाँ जुलाई, वो नहीं। मतलब कि इसके कंपैरिजन में आपका फर्श के ऊपर वाली जो एयर का वॉल्यूम होगा ये वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा होगा बिकॉज ऑफ द कंडक्शन। इसमें कंडक्शन होगी ना, क्या फर्श अगर ठंडा था तो उसके ऊपर जो लेयर थी एयर की वो ठंडी होगी, कंपैरेटिवली उसके ऊपर वाली जो एयर का वॉल्यूम होगा उससे। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ वाले जो आपका टेम्परेचर था वो कम है एज कंपेयर टू, आप इससे ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे कैसे समझो यार, ये अर्थ का सरफेस है, इस एरिया में आपका टेम्परेचर कम, फिर इस वाले कुछ एरिया में आपका टेम्परेचर ज़्यादा, और फिर आप ऊपर चले जाओगे फिर तो कम होना ही है ना। बात समझ आ रही है? ये अर्थ के एकदम ऊपर वाली लेयर, मानो इतना एरिया जो है ये ठंडा हो गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका फर्श ठंडा था है ना, उसकी वजह से अर्थ के ऊपर की लेयर जो थी वो ठंडी हो गई, और यहाँ का आपका टेम्परेचर है कंपेयर टू ऊपर वाली लेयर जो है उससे हो जाएगा ठंडा। लेकिन अगर आप हाइट में और ऊपर जाओगे तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, किससे? इस वाली लेयर से। होगा कि नहीं होगा? और अगर आप इस लेयर से भी ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। वो तो प्रॉपर्टी है किसकी? ट्रोपोस्फेयर की, है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ के नीचे की लेयर जो थी वो ज़्यादा ठंडी थी एज कम्पेयर टू इसके ऊपर वाली लेयर, तो हम ऊपर की तरफ गए तो एक्चुअल में ट्रोपोस्फेयर में हाइट इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, पर इस कंडीशन में हम ऊपर की तरफ गए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये वाली जो लेयर थी वो ज़्यादा ठंडी हो गई थी, उसके कंपेरिजन में ऐसा हुआ है। बात समझ आई? पक्का समझ आ गई ना? पक्का समझ आ गई आपको यहाँ तक? हाँ बोला करो फिर। देखो ये वाली फोटो क्या दिखा रही है? दिखा रही है टेम्परेचर इन्वर्जन इन वैली। ये फोटो खुलेगी नहीं, आप यहाँ समझो, छोड़ो उसको।
मानो कल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, ये क्या है, ऐसे वैली है ना, इसको क्या बोलते हैं, वैली इफेक्ट है ना, वैली इफेक्ट या टेम्परेचर इन्वर्जन का वैली इफेक्ट। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, सूरज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सूरज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और यहाँ पे भी धूप पड़ रही है, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। ये वाली फोटो है, क्या दिखाना चाह रहा है, पहली फोटो देखो, पहली फोटो में क्या दिखा रहा है, कह रहे दिन का टाइम है, पहला क्या दिखा रहा है, दिन का टाइम, डे लिखा है, डे लिखा हुआ दिखा है, कह रहे डे है और दिन होने की वजह से वार्म एयर है, तो आपका ये वाला सरफेस जो है वो ज़्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू ये वाली एरिया है ना। दिन में आपकी जो वैली का, आपके माउंटेन का टॉप होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा ना वैली से, क्यों होगा कि नहीं होगा, है ना, ये हाइट पे है ना भाई, यहाँ पे ज्यादा ये हाइट पे है, तो ये वाला एरिया यहाँ पे पहले सूरज की किरणें पड़ी, ये वैली में लेट आई, ये वाला एरिया बाद में गर्म होगा एज कम्पेयर टू ये वैली टॉप, है ना। इसीलिए क्या दिखाना चाहे कंडीशन में, एक तो लिखा है डे और यहाँ पे सेम कंडीशन दिखाई है, नीचे लिखा है नाइट। दिन में बता रहा है आपका वैली टॉप ज़्यादा गर्म हो गया, उसके साथ वाली एरिया जो है वो वाली एरिया भी एयर जो है वो वार्म हो गया, इसलिए क्या लिखा है, वार्म एयर लिखा है। क्या दिखाना चाह रहा है, दिन का कंडीशन, दो माउंटेन उसके बीच में वैली, ऊपर दिखा रहा है वार्म एयर, क्यों, क्योंकि माउंटेन का जो हिल का टॉप है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है हिली एरियाज में एज कम्पेयर टू द वैली। ठीक है, तो दिन में ऊपर दिखाना चाहे वार्म एयर और फिर दिखाना चाह रहा है कि कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। कूल एयर नीचे की तरफ क्यों आएगी, कूल एयर कौन सी है नीचे, ये कूल एयर नीचे की तरफ कौन सी आ रही है, क्या कौन सी, ये कौन सी कूल लेयर का वॉल्यूम है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस वाली ब्रीज को आप क्या बोलते हो, इस वाली ब्रीज को आप क्या बोलते हो, इस चीज को वैली ब्रीज बोलेंगे या माउंटेन ब्रीज बोलेंगे, ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, माउंटेन ब्रीज, नीचे वाली को क्या बोलेंगे, क्या चीज, जोर से बोलो, जोर से बोलो, माउंटेन में भारी होती है हवा तो वो नीचे की तरफ आती है, भाई बस कर दो, बस कर दो, ऊपर वाली आपकी ब्रीज जो है वो वैली ब्रीज है और नीचे वाली ब्रीज जो है आपकी माउंटेन ब्रीज है। आप नीचे वाली एक बारी फोटो देखो, क्या दिखाना चाह रहा है भाई, एक मिनट, नीचे वाली फोटो आप एक बारी देखो, क्या कह रहा है, रात हो गई है, रात होने के कारण आपका माउंटेन का जो टॉप है वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा ना भाई, सूरज उसके ऊपर से निकल के साइड में चला जाता है ना, लेकिन वैली में शाम तक आपको थोड़ी धूप दिखती है, दिखती है ना, तो आपका वैली जो है वो जल्दी से ठंडा हो गया, ठंडा होने की वजह से वहाँ के ऊपर की जो एयर का वॉल्यूम था वो भी ठंडा हो गया भाई, यहाँ की एयर जो थी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी ना, क्यों भाई, यहाँ के एरिया की एयर जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से सूरज चला गया है, ये एरिया अगर जल्दी यहाँ सूरज आया था तो सुबह जल्दी गर्म भी हुआ था, रात को जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, होगा, है ना भाई। यहाँ पहाड़ में ऊपर चले जाओ तो दिखता नहीं है आपको कि पहाड़ से सूरज ढल गया होता, लेकिन नीचे आते हो तो आपको दिखता है सूरज, अभी भी नहीं दिखता, अरे पहाड़ों में लेट डलता है वैसा कुछ नहीं होता है भाई, डलता तो एक ही टाइम पे है, वो सिर्फ ये है कि आपके बीच में पहाड़ आ जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं कि भाई सूरज, आपको दिखेगा उस पहाड़ के पीछे चला गया, उस हिसाब से कह रहा हूँ ढल गया, ऐसा थोड़ी होता पहाड़ों में लेट डलता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका पहाड़ों से लेना देना नहीं है, उसका वो लैटिट्यूड से लेना देना, लॉन्गिट्यूड से लेना देना है ना। कहने का मतलब रात हो गई है, वैली का जो ऊपर माउंटेन वाला एरिया है वो जल्दी ठंडा हो गया है, ठंडा होने की वजह से वहाँ का जो एयर है वो भी ठंडी हो गई है, ठंडी होने की वजह से वो भारी हो गई है, भारी होने की वजह से वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आने की वजह से आपकी वैली जो होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू, आपकी वैली जो होती है ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन का टॉप, है ना।
माउंटेन की टॉप के कंपैरिजन में आपकी वैली जो होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है रात में। इस चीज़ को आप बोलते हो टेम्परेचर इन्वर्जन और वैली इफेक्ट। टेम्परेचर इन्वर्जन और वैली इफेक्ट। इसीलिए भाई जो वैली में रहते हैं उनको चिलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लोग जो थोड़े माउंटेन टॉप में रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड एयर जो कि रात में नीचे की तरफ डिसेंड करती है और वैली की तरफ आती है। बात समझ आई? ऐसा होता है? नहीं होता? ऐसे देखा आपने कहीं होता हुआ? कहाँ होता है? मैंने देखा है। ठीक है, मैं श्रीनगर में रहता था, वहां होता था ऐसा। ठीक है, ठीक है। आप ऊपर चले जाओगे तो भाई यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, दिन में बहुत धूप पड़ती है, तेज धूप होती है ना, है ना। ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन जितना ऊपर जाओगे उतनी सोलर रेडिएशन भी ज़्यादा पड़ती है ना। ठीक बात है ना। तो धूप तेज होती है उस जगह पे, होती है। तो भाई ये चीज़ क्या बताना चाह रही है कि वैली वाला जो इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है कि ये वाले एरिया का टेम्परेचर जो है वो मानो जैसे 0 to 4 डिग्री के बीच में होगा। ये वाली लेयर जो होगी वो कंपैरेटिवली गर्म होगी, जैसे मानो 4 to 6 डिग्री, और ऊपर वापस से ठंडा होगा। ऊपर वापस से ठंडा होगा। वो किसकी वजह से ठंडा होगा? ये तो भाई आप हाइट में ऊपर जा रहे हो उसकी वजह से ठंडा। लेकिन टेम्परेचर का इन्वर्जन क्या हुआ कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना था तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बढ़ा हुआ टेम्परेचर आ रहा है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे वैली इफेक्ट की वजह से ऊपर की चिलिंग जो एयर है वो नीचे की तरफ डिसेंड करती है और इस वैली के इस एरिया को ज़्यादा ठंडा कर देती है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर। बात समझ आई? पक्का भाई? ये चीज़ समझ आ गई तो फिर आपको टाइप्स ऑफ विंड जब पढ़नी है वहाँ पर अलग अलग विंड के नाम पढ़ेंगे, वहाँ पर यही सारी चीज़ आएगी। ठीक है, वहाँ पर यही सारी चीज़ आएगी। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के हमने दो चीज़ें देखी। क्या? एक तो सर्दियों की नाइट, और उसकी वजह से आपका सर्दियों की नाइट में आपका जो अर्थ की सरफेस है वो ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के कारण आपकी उसके ऊपर की लेयर जो है वो ठंडी हो गई है और उसका टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू उसके ऊपर वाली लेयर। तो आप बोलोगे हाइट इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था, पर हो गया इंक्रीज। तो क्या हो गया? टेम्परेचर इन्वर्जन। और वैली के इफेक्ट में ये हाइट सबसे नीचे है, और हाइट आप इंक्रीज करो तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, बट क्योंकि वैली इफेक्ट की वजह से कोल्ड एयर माउंटेन की नीचे वैली की तरफ डिसेंड हुई थी भारी, तो इस एरिया को उसने ठंडा कर दिया। तो यहाँ पर भी आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है कुछ एरिया तक, फिर वापस से डिक्रीज होगा। पर ये वाला डिक्रीज तो नेचुरल फिनोमिना है ना। एक्चुअल में ये होना चाहिए, जो बीच में ये वाली चीज़ आ रही है इसको क्या बोला जा रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। इस चीज़ को क्या बोला जा रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। फिर आप देखो कि एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो फॉग, और इसको आप बंद कर दो। एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो फॉग, और एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो फॉग और स्मॉग, है ना। एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो फॉग, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो स्मॉग। ठीक है, आप देखो फॉग की फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फॉग एक जगह पे फॉर्म होती है। कहाँ पर? एक जगह मैंने आपको बताई कि यहाँ पे फॉग की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर? है ना, क्या बताया था? जहाँ पर ओशन करंट्स मीट करती हैं। कौन कौन सी? जहाँ पे ओशन करंट्स मीट करती हैं, कौन सी? एक कोल्ड करंट प्लस वार्म करंट, है ना। कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर फॉग की फॉर्मेशन होगी। भाई फॉग एक्चुअल में है क्या? आप देखो कि सर्दियों का दिन होता है जिस दिन, आपको किस दिन धुंध देखने को मिलती है? आपको फॉग किस दिन देखने को मिलता है? आप देखो किसी दिन, क्या चीज़? बारिश के बाद? नहीं भाई, वो वाली फॉग नहीं। वो पहाड़ों में जो आपको दिखता है वो एक्चुअल में वो अलग टाइप का फॉग है। ये प्लेन्स वाला फॉग समझो आप। नॉर्मल फॉग बनने का क्या फिनोमिना है? नॉर्मल फॉग बनने का फिनोमिना कि सबसे पहले तो आपकी क्लियर नाइट स्काई होना चाहिए। क्या? क्लियर नाइट स्काई। भाई कंडीशन बताएगा आपको कि फॉग बनने की क्या कंडीशन है और किस कंडीशन में आपका फॉग
बनता है, ठीक है। किस कंडीशन में आपका फॉग बनता है और किस कंडीशन में फॉग नहीं बनता। सबसे पहले आपको क्या बोलेगा कि क्लियर नाइट स्काई एकदम क्लियर होना चाहिए, ठंडी रात होनी चाहिए, है ना, कोल्ड नाइट, क्लियर नाइट स्काई। तीसरी चीज नो विंड। ये कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? अगर नाइट स्काई अगर आपका क्लियर नहीं होगा, अगर आपका क्लाउडी नाइट होगी तो उस दिन ड्यू ये फॉग आपकी सुबह आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी रात ठंडी नहीं होगी तो भी देखने को नहीं मिलेगी, अगर हवा चल रही होगी तो भी देखने को नहीं मिलेगी। फॉग होती क्या है, कैसे बनती है भाई? वही फिनोमिना है। क्या ये आपका अर्थ की जो सरफेस है, अगर किसी सर्दी के दिन में ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, क्या अर्थ की सरफेस जो है, अर्थ की सरफेस किसी सर्दी के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और उसके ऊपर की जो लेयर है बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, उसके ऊपर का लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो भी ठंडा हो गया। क्यों भाई? अर्थ की सरफेस ठंडी है, उसके हिसाब से उसके ऊपर का एयर जो है वो ठंडा हो गया, पर उसके ऊपर वाला जो एयर है वो तो गर्म है, वो तो गर्म है, उसके ऊपर का जो लेयर है वो गर्म है भाई। अगर नीचे की लेयर जो है, अर्थ का सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा, अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, उसके ऊपर की जो लेयर है हवा की वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, पर उसके ऊपर का जो एयर का वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली गर्म है, वार्म एज कंपेयर टू ये वाला लेयर है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और ये वाला लेयर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जहाँ पे इसकी वार्म लेयर और जहाँ पर इसकी कोल्ड लेयर मिलेगी तो ये वाला जो एरिया होगा बहुत सारा, वहाँ पर आपको ये फॉग देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जहाँ पर वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास के साथ मिलेगा, उस जगह पर आपको ये फॉग देखने को मिलेगी, उस जगह आपको ये फॉग देखने को मिलेगी। बात समझ आ रही है? आप देखो फॉग एक्चुअल में क्या है कि कंडेंसेशन है किसकी? कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, लेकिन किसी डस्ट पार्टिकल के अराउंड, है ना। कोई जैसे डस्ट पार्टिकल है एयर में, कोई डस्ट पार्टिकल है एयर में, उसके अराउंड अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की कंडेंसेशन हो जाएगी तो जो आपको देखने को चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं फॉग, है ना। अब आप देखोगे कि अलग अलग टाइप होते हैं, फॉग, मिस्ट, ये ड्यू वगैरह, है ना, वो उसी का टाइप है, किसी हिसाब से कंडेंसेशन हुआ है उस हिसाब से वो अलग अलग चीज़ बन जाती है ना, ठीक है। अगर सरफेस के ऊपर हुई तो आप बोलोगे ड्यू ड्रॉप्स है ना, ठीक है, आपके बोलोगे ड्यू ड्रॉप्स हैं। अगर हवा में हो रही है तो आप बोलोगे क्या? फॉग है। लेकिन किसकी कंडेंसेशन क्या है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डस्ट पार्टिकल्स, है ना, जो भी छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके अराउंड वाटर का कंडेंसेशन होना, वाटर ड्रॉपलेट्स का कंडेंसेशन होना, उसको बोलते हैं, जो उसकी वजह से बने उसको बोलते हैं फॉग, ठीक है। फिनोमिना ये है, ऐसे बनेगा। और एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? रात में क्लियर नाइट स्काई होना चाहिए, ठीक है, क्लियर नाइट स्काई, और हवा नहीं चलनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नाइट होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आपका ये फॉग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, तभी आपको ये फॉग देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अगर कोई आपको बोले फॉग तो आप बोलोगे कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डस्ट पार्टिकल, है ना। और अगर आपको कोई बोले स्मॉग तो आप क्या बोलोगे? क्या स्मोक? हाँ, वो तो आप मतलब वो बच्चों वाली आप डेफिनेशन बता रहे हो, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल्स टू स्मॉग। अगर आपको कोई बोले कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डस्ट पार्टिकल तो बनेगा फॉग। अगर कोई बोले कंडेंसेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना, उसको आप क्या बोलोगे? स्मॉग, है ना, उसको आप क्या बोलोगे? स्मॉग। कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो भाई ये एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा मेनली SO2,
या फिर प्लस NO2, है ना। ये मेजॉरिटी ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिस एयर में आपको मिलेंगे। वहाँ पे अगर आपकी फॉग बनेगी, वो एक्चुअल में फॉग नहीं बनेगी, वहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉग, है ना, ठीक है ना। आपने कभी फॉग देखी किसी गर्म एरिया में बनते हुए? नहीं बनती, किसी ठंडे एरिया में ही बनती है ना, बनती है ना ठंडे एरिया में। इसका मतलब वो जो कंडीशन बताई कि कोल्ड नाइट होनी चाहिए, वो करेक्ट है ना। किसी दिन बहुत ज़्यादा क्लाउड कवर होगा, उस दिन भी फॉग नहीं बनती है ना। आपने हमेशा देखा होगा फॉग जब भी बनती है, फॉग थोड़ी देर के बाद छट जाती है और फिर बहुत तेज़ धूप निकलती है, देखा है आपने, हमेशा ऐसा ही होता है। आप ये मत बोलना पहाड़ों पे हम जाते हैं तो वहाँ तो पूरा दिन फॉग रहती है, भाई वो उसके बनने का फिनोमिना लग रहा है, वो मिस्ट है और वो कुछ क्लाउड एक ऊपर हाइट पे जाके वो भी आपको दिखेंगे कि आपके हवा में तैर रहे हैं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ये जो फॉग मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्लेन की फॉग है उससे अलग है ना, ठीक बात है। आप बोलोगे सर हमारे तो मानसून सीजन में तो पूरा टाइम हमें फॉग दिखती है। नहीं, वो नहीं, क्या वो फॉग नहीं, वो फॉग नहीं होती है। फॉग क्या है, फॉग बनने का फिनोमिना है, फॉग बनने की कंडीशन है। अगर उस टाइम बनेगी उसी चीज़ को आप फॉग बोलोगे। अगर आप अपने पहाड़ों पे बनने वाली उस फिनोमिना को भी फॉग बोलना चाहते हो, वो तो फिर डेमोक्रेसी के चलते आप बोल सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको कोई बोले फॉग, तो आप बोलोगे भाई ठंडी रात होनी चाहिए, क्लाउड कवर नहीं होना चाहिए, और क्या बोला, विंड नहीं चलनी चाहिए, है ना, एकदम क्लियर स्काई, कोई हलचल नहीं हो रही एकदम। उस दिन आप सुबह उठोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी फॉग है, और फिर उसके बाद वो छट जाएगी और एकदम क्लियर स्काई दिखेगा, ठीक है। बोलो क्या है, ठीक है। तो ऐसा अगर फॉग के साथ हो रहा है तो उसको, ऐसा अगर नॉर्मल डस्ट पार्टिकल के अराउंड हो रहा है तो फॉग, और अगर ऐसा ही पॉल्यूटेंट्स के अराउंड हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, स्मॉग, ठीक है। स्मॉग बनती है और फिर उसके लिए ये सारे पॉल्यूटेंट होने चाहिए। फिर स्मॉग के भी दो अलग अलग टाइप होंगे, है ना। स्मॉग के दो अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। एक होती है फोटोकेमिकल स्मॉग, कौन सी, ये देखो यहाँ पर देखो आप, एक होती है फोटोकेमिकल स्मॉग, या एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो लंदन स्मॉग, और एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो लॉस एंजलस स्मॉग, ठीक है। लंदन स्मॉग वर्सेस लॉस एंजलस स्मॉग, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊँ या फिर आप ये होमवर्क में करके आओगे? कल करेंगे, मतलब ये फोटोकेमिकल स्मॉग और ये लंदन स्मॉग आप घर पे कर सकते हो? नहीं, चलो आप यहीं पर एक बार ही देख लो, फिर घर जाके आप, मुझे नहीं पता आप करोगे कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है, कह रहे कंपैरिजन बिटवीन लॉस एंजलस एंड लंदन स्मॉग। तो सबसे पहले क्या पता चला भाई, जो लॉस एंजलस स्मॉग है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, और जो लंदन स्मॉग है वो एक क्लासिकल स्मॉग है। क्या, लंदन स्मॉग इज क्लासिकल स्मॉग। तो इसका मतलब जो क्लासिकल स्मॉग है उसकी कंडीशन ज़्यादा मिलते होंगे जो एक्चुअल फॉग बनने की कंडीशन होती होगी, है ना। इसीलिए आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है -1 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे ठंड है ना। बात समझ आ रही है। जो आपकी क्लासिकल स्मॉग है जिसको आप लंदन स्मॉग बोलते हो, वो अपने जो कन्वेंशनल स्मॉग होती है उसके ज़्यादा करीब है, मतलब फॉग के ज़्यादा करीब है, इसीलिए उसके टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू फॉग बनने के फिनोमिना से, है ना। इसका मतलब ठंड होगी वहाँ पर आपकी क्लासिकल स्मॉग बन रही है -1 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। जबकि आपकी जो लॉस एंजलस स्मॉग है, क्या, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग है एक टाइप की, उसका बनने का टेम्परेचर आप देखो क्या है, लिखा है 24 to 32 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या लिख रहा है, 24 to 32 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये स्मॉग है किसी तरीके से बन रही है, लेकिन ये कोई क्लासिकल स्मॉग नहीं है ना। ये क्लासिकल स्मॉग नहीं है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। अब मैं आपसे कल होमवर्क में ये पूछूंगा कि आप बस ये पढ़ के आओ कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है ना। मैं आपको टाइप ऑफ स्मॉग बता दिया, क्या दो टाइप हैं, एक फोटोकेमिकल स्मॉग, एक क्लासिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग है लॉस एंजलस स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग है लंदन स्मॉग। फिर उसमें वो फालतू की चीज़ें आपको नीचे बता रहा है, उसमें अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। चलो एक बार ही पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, भाई उसमें 70% है, उसमें बता रहे हैं 85%, काम की चीज़ है नहीं। फिर विजिबिलिटी दिखा रहा है, कह रहे हैं 0.8 to 1.6 किलोमीटर, किसकी, फोटोकेमिकल स्मॉग की, और लंदन स्मॉग की 30 मीटर, है ना। क्या बता रहे हैं, 30 मीटर। फिर मंथ बता रहे हैं कौन कौन से मंथ में होती है, तो ये बता रहे हैं ठंड के महीने में होती है, दिसंबर जनवरी, है ना, क्लासिकल स्मॉग। जबकि आपकी जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसके बनने का जो मंथ है वो क्या है, अगस्त टू सितंबर।
आपकी क्लासिकल स्मॉग तो अर्ली मॉर्निंग एकदम आप सुबह उठोगे तो आपको क्लासिकल स्मॉग देखने को मिलेगी, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो आपको मिड डे देखने को मिल रही है। फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं, बता रहे प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन कौन से है जिसकी वजह से बनती है। तो क्या लिखा है, फोटोकेमिकल स्मॉग में O2 O3 है, O2 नहीं है, क्या है O3 मतलब ओजोन है ना, क्या है ओजोन। फिर क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, ठीक है। फिर दूसरी जगह देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरी जगह लिखा है पार्टिकल्स इंक्लूडिंग सूट, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। पार्टिकल इंक्लूडिंग सूट, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर कंपाउंड, इनकी वजह से क्या बन रहा है क्लासिकल स्मॉग। फिर भाई वो बता रहा है इसकी वजह से ये दिक्कत हो जाएगी, उसकी वजह से वो दिक्कत हो जाएगी, उसका देखो ज़्यादा उसमें कुछ देखने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ क्या बता रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल एंड एसिड फॉग डैमेज मैनी प्लांट्स, मतलब दिस फॉग डैमेज मैनी प्लांट्स। और वहाँ पे क्या लिखा है ओजोन डैमेज मैनी प्लांट्स, किसकी वजह से, ओजोन की वजह से है ना, क्योंकि ओजोन जो है आपकी यहाँ पर नीचे नहीं होनी चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन, है ना, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। आप देखो ऐसे दिखने में ठीक है, आपको सब समझ आ गया कि हाँ सर ये हमने देख लिया, लेकिन अब आपको इसमें से यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें से यूपीएससी का क्वेश्चन हर 2 साल में आता है ना, इसमें से यूपीएससी का क्वेश्चन हर 2 साल में आएगा। वो आपसे यही पॉल्यूटेंट पूछेगा, वो आपसे पॉल्यूटेंट पूछेगा और कुछ घुमा देगा, ओजोन को या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर सल्फर ऑक्साइड को, ऐसे करके वो कुछ घुमाएगा और आप फिर वहाँ फंस जाओगे। इसलिए आप इस चार्ट को नहीं भी आप घर पे जाओ इसको, या फिर अपने एनसीईआरटी में अगर आपके दिया है टाइप्स ऑफ स्मॉग, तो घर जाओ एक बारी रीड करोगे तो याद हो जाएगा, है ना, कि लंदन स्मॉग जो है वो है क्या क्लासिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग इज क्लासिकल स्मॉग, और फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ है लॉस एंजलिस में, है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। फिर इंडिया में आप देखो आपको स्मॉग कहाँ पे देखने को मिलती है, इंडिया में स्मॉग दिल्ली, है ना, इंडिया में स्मॉग सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है दिल्ली में। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो तो ज्योग्राफी का हिस्सा है, और मेरा आपका फ़र्ज़ था ये बताना क्योंकि सिलेबस में कि भाई फॉग क्या है और स्मॉग क्या है। इसके बाद अगर कोई चीज़ आपको जीएस पेपर 1 में आ जाए, किसमें मेंस में लिखने के लिए, है ना, मानो मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आ गया क्या स्मॉग से रिलेटेड, है ना, और किसका पार्ट है वो जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन उसमें आपको और सारी करंट अफेयर की चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे अगर आपको बोले कोई कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग इन न्यू दिल्ली एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, और उसके बाद व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, तो उसमें आप करंट अफेयर से चीज़ें उठाओ और आप देखो कि उसके क्या कारण है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे इसके बनने का कारण क्या है, तो आप क्या बताओगे दिल्ली में स्मॉग के बनने का कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वो एक कारण है, एयर पॉल्यूशन है एक कारण, बाकी बताओ। भाई एयर पॉल्यूशन तो और भी बहुत जगह होगा ना, नहीं जैसे मानो कि दिल्ली, अच्छा ठीक है भाई, दिल्ली में अगर मानो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मानो ये नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा है, सल्फर ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा है, सब है बहुत ज़्यादा। फिर और ऐसा तो इसके आगे पीछे वाली सिटीज़ में भी होगा ना, जयपुर में भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट होंगे भाई, नहीं होंगे, जयपुर में नहीं होंगे एयर पॉल्यूटेंट, कहाँ होंगे भाई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज जगह होगी, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी। पंजाब में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ बहुत सारी फैक्ट्री हैं, लुधियाना में भी बहुत सारी फैक्ट्री हैं, तो ऐसा क्या है दिल्ली में खास कि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्मॉग देखने को मिल रही है। लो लाइंग मतलब कौन बोल रहा है, लो लाइंग मतलब क्या बोला आपने, लो लाइंग का क्या मतलब हुआ। अच्छा आप कारण तो बताओ कि और कौन कौन से कारण है, आप न्यूज़ सुनते रहते हो कि दिल्ली में इतना स्मॉग है, दिल्ली में इतना स्मॉग है ना, कुछ कारण तो पता होगा आपको। स्टबल बर्निंग आपने सुना होगा, है ना, एक स्टबल बर्निंग, है ना, स्टबल बर्निंग, है ना, स्टबल बर्निंग फ्रॉम पंजाब हरियाणा, है ना, और यूपी,
लेकिन इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं दो से फर्क पड़ता है ना। स्टबल बर्निंग ऑफ पंजाब और हरियाणा, ये भाई पूरा टाइम नहीं लगे होते, आपने देखा है कि ये पराली नहीं जलाओ, पराली नहीं जलाओ। जैसी सर्दी आती है, अक्टूबर का महीना आता है तो दिल्ली में स्मॉग होने लग जाती है, हो जाती है ना। तो ये स्टबल बर्निंग, फिर आप इसको घर जाके थोड़ा सा पढ़ो कि ये स्टबल बर्निंग एक्चुअल में किसकी होती है। ये लेफ्ट आउट किसका है, राइस का, व्हीट का, राइस का, व्हीट का, राइस का होता है, पर हाँ राइस का ही होता है ना भाई, राइस का ही तो होता है। इसी को तो राइस को काटोगे फिर ही तो व्हीट लगाओगे ना सर्दी में। व्हीट सर्दी में नहीं लगाते, व्हीट रबी क्रॉप है ना, तो सर्दी में लगाओगे ना, नहीं लगाओगे, नवंबर में होगा ना उसका सोइंग सीजन। तो कटेगी तो जब अक्टूबर में कटेगी स्टार्टिंग में, तो उसी टाइम पे तो उसको जलाएंगे तो जाएगी ना वहाँ। हाँ तो वही पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, जल्दी कुछ बताओ ना। अच्छा, स्टबल बर्निंग, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो इससे लड़ने के लिए सरकार ने कुछ किया है क्या? क्या? हाँ आई थी डीकम्पोजर टैबलेट्स, है ना, ये आपने पढ़ा है कहीं करंट अफेयर में। उसका नाम है पूसा डीकम्पोजर। ठीक है, क्या नाम है उसका? पूसा डीकम्पोजर। इसको डालोगे तो आप उसका, आपका स्टबल का वो रेसिड्यू जो है उसको निकाल देता है ना। भाई साहब इतनी क्यों बातें कर रहे हो? आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन किसका, मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सुनते जाओ बस, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, सुनो अब। अगर आपको कोई पूछे भाई कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा स्मॉग क्या है और इसके क्या कारण है, इससे लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, आप क्या बोलोगे? आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करोगे, आप स्मॉग का डेफिनेशन दोगे, है ना, स्मॉग का डेफिनेशन दोगे, क्लासिक स्मॉग का, फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं, आप क्लासिक स्मॉग का आप डेफिनेशन दोगे, आप बोलोगे इसकी इस वजह से स्मॉग ऐसे ऐसे होती है। फिर आप बोलोगे फॉलोइंग आर द कंडीशंस जिसकी वजह से दिल्ली में आपको स्मॉग देखने को मिल रही है ना। सबसे आप पहले क्या बोलोगे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फिर बहुत सारा व्हीकलर पॉल्यूशन, उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। फिर लिखोगे स्टबल बर्निंग, ठीक है, आप लिखोगे स्टबल बर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर राइजिंग स्मॉग इन न्यू दिल्ली, है ना, ठीक बात है। आप देखो, आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे अक्टूबर का महीना चलता है, मैं आपको वजह बता रहा हूँ भाई दिल्ली में क्यों होता है ना। वजह ये कि आपकी वेस्टर्ली चलती है ऐसे करके, है ना, जो आपकी वेस्टर्ली विंड आएगी ना, अभी हम पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में, जैसे हम वेस्टर्ली ईस्टर्ली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे जो आपकी वेस्टर्ली है वो चलती ऐसे है और वो उठ के दिल्ली में से ही होकर निकलती है। उसका दिल्ली की जोग्राफिक लोकेशन ही ऐसी है कि वहाँ पर स्मॉग होना बनेगा ही बनेगा, ठीक है, इसलिए आप उसको रोक सकते हो। बाकी इन सब चीज़ों को आप कम करने की कोशिश कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा कोई फोर्स नहीं मार सकते क्योंकि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी जगह पे है जिस जगह से आपकी वेस्टर्ली पास होती है ना, ठीक है, सर्दियों के मौसम में आपकी वेस्टर्ली पास होती है इस जगह से। तो यहाँ का भी, पंजाब हरियाणा का भी पॉल्यूशन लेके वो यहाँ पर आती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप न्यूज़ में पढ़ोगे कि लाहौर इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, लाहौर जो है ना, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो लाहौर में भी उससे पहले यहाँ से कोई डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट है ना, उसी रेंज में बहुत सारे डेजर्ट हैं, वहाँ से उठ के बहुत सारा विंड, डस्ट वगैरह जो है उड़ के आता रहता है और वो डस्ट वगैरह जो है यहाँ पर रहता है और यहाँ पर भी बहुत सारा पॉल्यूशन है और ज़्यादा स्मॉग और सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वेस्टर्ली जो है वो इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो करती है और दिल्ली का आप लिखोगे उसमें क्या, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिक लोकेशन ऑफ द दिल्ली एज वेस्टर्ली पासिस थ्रू दिल्ली, तो ये सारा यहाँ का जो पॉल्यूशन है वो उठाकर दिल्ली में लाती है ना। फिर आप लिखोगे कि इससे लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, है ना, तो इससे लड़ने के लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें करती है। आप बोलोगे कि इससे लड़ने के लिए वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर देते हैं, फिर वो ऑड इवन रूल लाते हैं, है ना। फिर ये मैं सिर्फ स्मॉग से लड़ने के लिए बता रहा हूँ, स्टबल बर्निंग से नहीं, है ना। स्मॉग से लड़ने के लिए क्या किया जाता है, स्मॉग से लड़ने के लिए भाई वो ऑड इवन रूल, है ना, स्मॉग से लड़ने के लिए लाते हैं ना, ऑड इवन रूल लाया। फिर कुछ पर्टिकुलर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगा देते हैं ना,
इस टाइम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी कोई, है ना। फिर स्मॉग टावर लगाए गए हैं, है ना, स्मॉग टावर जो एयर को फिल्टर करते हैं, है ना, स्मॉग टावर्स जो एयर को फिल्टर करेंगे। फिर आप देखो ना, ये आप बताओगे। और फिर एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक बॉडी बनाई गई है एनसीआर में पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, ठीक है। उस बॉडी का नाम आप कल मुझे बताओगे, ठीक है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? नहीं, गलत, जीरो। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनसीआर से क्या लेना, उसको पूरे इंडिया से लेना देना नहीं। एनजीटी का लेना देना नहीं है इससे नहीं लेना देना उसका। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एनसीआर में एक बॉडी बनाई गई है, उस बॉडी का आप मुझे कल नाम बताओ। उस बॉडी का ये काम है कि वो पॉल्यूशन को चेक करेगी कौन कौन सी स्टेट में, जो भी दिल्ली के साथ लगती हैं, कौन सी, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और राजस्थान में भी, है ना। इन सारी जगह को के पॉल्यूशन को वो चेक करेगी और वहाँ की एक्टिविटीज़ पे वो रोक लगा सकती है उस टाइम के लिए जब यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आप ये बता सकते हो कि स्टबल बर्निंग से लड़ने के लिए सरकार ये सारी चीज़ें कर रही है, पूसा डिकम्पोजर आ रहा है। फिर सरकार इंसेंटिव दे रही है कि अगर आप नहीं जलाओगे तो, है ना, समझ रहे हो, अपील टू द फार्मर्स की आप अपनी ये पराली मत जलाओ, है ना। पर सुनो, ये पराली जलानी पड़ रही है, उसके पीछे एक कारण है, ठीक है। एक कारण तो ये कि उसको जलाने में ज़्यादा आसानी होती है, जबकि उसको निकालेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, उस हिसाब से उसको जला देते हैं कि जल्दी से जलाने में पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि अगला सीजन आ गया होता है और उनको वीट को ग्रो करना होता है ना। पर इतना लेट क्यों होता है इनको राइस को यहाँ पे काटने में, और ये उसी टाइम क्यों आ रही है जब यहाँ पर अक्टूबर आ गया है, ये चीज़ आप पता करके आओ। ऐसा कुछ एक खास चीज़ है, समझ रहे हो। पंजाब हरियाणा में, पंजाब में, स्पेशली पंजाब में, सुनो भाई, अभी आप पहले आप सुना करो क्या कह रहा हूँ। आप ये चीज़ पढ़ के आओगे कि पंजाब में स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उससे रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल दिखेगा ना, आप कल पढ़ के आना, फिर मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, बस ये आप पढ़ के आना, ठीक है, ठीक है। मेंस में लिखने के लिए अगर आपको मेंस में लिखना पड़े तो स्मॉग के में आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। अगर मेंस में आपको आंसर लिखना पड़े तो स्मॉग में पहले स्मॉग का डेफिनेशन देना है, फिर आप नीचे लिखो कि वाई दिल्ली इज प्रोन टू स्मॉग, तो दिल्ली में आप सब लिखो, व्हीकलर पॉल्यूशन, ये वो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उससे बचने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो सारी चीज़ें लिखो। स्टबल बर्निंग से लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है वो सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। और स्टबल बर्निंग से लड़ने के लिए, स्टबल बर्निंग का एक्चुअल में पंजाब में इतना ज़्यादा क्यों दिक्कत है वो आप कल पता करके आना, ठीक है। कल मुझे बताना, ठीक है। क्या पता करना है आप फिर कल आके ये मत बोलना कि सर उनके पास टाइम कम होता है तो फिर वो जला देते हैं, वो मैंने बता दिया आज, वो नहीं मेरे को सुनना है। अब मेरे को ये सुनना है कि वो क्यों जला रहे हैं ना, ये मत बोलना फार्मर गरीब हैं तो फिर वो जला देते हैं, वो सेम चीज़ बता दी मैंने पैसा बचाने के लिए, वो नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो आप पढ़ के आओ। मैं देखता हूँ आपको, आप गूगल करते हो तो आप कितना अपनी तरफ से मेहनत डालते हो, ठीक है, ठीक है। कल मिलेंगे तो इसके आगे कुछ और देखेंगे, हम इधर से ऊपर बढ़ेंगे, कुछ देखेंगे इवेपोरेशन। अरे मेरे को आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड भी पढ़ाने थे यार, चलो कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, इससे आगे देखेंगे। यहाँ तक जो पढ़ाया समझ आया? आज हमने क्या क्या देखा क्लास में? जो आया सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले क्लास का बीच को क्या देखा भाई? इतने जल्दी कैसे भूल गए? अभी क्लास स्टार्ट से सबसे पहले देखा सोलर रेडिएशन अर्थ पे पड़ती है। सोलर रेडिएशन जो गिरती है वो शॉर्ट वेव होती है, और फिर जो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो लॉन्ग वेव होती है ना। शॉर्ट वेव वाली सोलर रेडिएशन अगर अर्थ पे पड़ रही है तो एलबीडो की वजह से कौन-कौन सी चीजें कितना उसको रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, है ना। फिर हमने देखा कि भाई कुछ परसेंटेज जो है वो क्लाउड डिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ परसेंटेज एटमॉस्फेयर डिफ्लेक्ट कर देती है, ये सारी चीजें देखी, है ना, देखा था। सर जो एल्बिडो वाले जो स्नो वाले एरियाज होंगे वहां पे रिफ्लेक्ट जो जल्दी करती है जी, ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है ना। वाइट सरफेस जो होती है उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है ना, फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा एल्बिडो होगा, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ा, है ना। क्या देखा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, एडवेक्शन और कन्वेक्शन।
फिर आपने देखा कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी देखी, ठीक है। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी देखने के बाद क्या देखा, एडियाबैटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है ना। इसके बाद हम आगे पहुंचे तो क्या देखा, टेंपरेचर इन्वर्जन। टेंपरेचर इन्वर्जन देखा कि उसकी क्या कंडीशन है ना। टेंपरेचर इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, टेंपरेचर इन्वर्जन आपको कहां देखने को मिलेगा, अर्थ की सरफेस पे और स्ट्रेटोस्फेयर में। एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है और अर्थ की सरफेस पे दो जगह का, एक तो वैली इफेक्ट और एक कोल्ड, जो कोल्ड विंटर नाइट होगी वहां पर भी आपको टेंपरेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे आगे बढ़े तो क्या पढ़ा, उसके आगे बढ़े तो हमने पढ़ा कि फॉग की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने क्या बोला, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डेंस पार्टिकल होगा तो उसको बोलेंगे फॉग, अराउंड पॉल्यूटेंट्स होगा तो उसको बोलेंगे स्मॉग। स्मॉग के दो टाइप होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग का दूसरा नाम लॉस एंजेलिस स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग का दूसरा नाम लंदन स्मॉग, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्मॉग क्यों काम कर, तो उसमें कुछ दिल्ली का एग्जांपल हो, सरकार से कैसे लड़ रही है, घर जाओ थोड़ा सा पढ़ के आओ, कल उसको डिस्कस करेंगे आगे से, ठीक है। हाँ बस वही, कल आओ ना, मुझे कल आना होगा।